नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं अशोक राणा जी और वो कांग्रेस से एक तरह से दावेदारी आने वाले चुनाव में पेश करने वाले हैं नानंगमता विधानसभा क्षेत्र से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है थारू समाचार में। जी धन्यवाद। आपने बड़े अपने बहुमूल्य समय से हमारे लिए कुछ समय निकाला, इसके लिए हम आभारी हैं। और हम ये खासकर जो हमारे दर्शक हैं उनकी एक भारी डिमांड थी कि जो है थारू समाचार के मंच पर जो है एक बार अशोक जी का इंटरव्यू लिया जाए, और आज कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप दर्शकों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं। सर, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है, आप चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। कई लोग आपके बारे में जो जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं कृपया आप उन्हें एक बार हम अपना जो है परिचय बताएं। सबसे पहले तो मैं थारू समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना खुद का कीमती समय निकालकर मुझसे संवाद करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासकर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पूरा समाज, नानंगमता विधानसभा के जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा आपने पूछा कि मैं जनता को अपने बारे में कुछ बताऊं, तो मैं अशोक राणा हूं, ग्राम सैंजरी में मेरा गांव है। सबसे पहले मैंने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी, जो मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ था, वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में एक नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के रूप में शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो मेरी पोस्टिंग थी वो तमिलनाडु में थी। तमिलनाडु में एक जगह है अरवंकाडु, नीलगिरी ज़िला में पड़ता है। ये बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक यूनिट लगा हुआ है जो हमारे देश के लिए, सेनाओं के लिए प्रोपेलेंट का निर्माण करती थी। तो वहाँ पे मैं एक नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के रूप में मैंने सन 96 में वहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने। और 96 से लेके सन 2000 तक मैंने वहाँ पे कार्यरत था। उसके बाद में फिर मैंने ONGC में एक इंजीनियर के रूप में ज्वाइन किया था 2000 नवंबर में। उसके बाद मेरी सारी सेवाएं ONGC में चलती रहीं। और इतने वर्षों के बाद जब मैं अपने जीवन का लगभग आधा पड़ाव कंप्लीट कर चुका हूं और सरकारी सेवाओं में मुझे लगभग 25 साल हो गए हैं, तो फिर विचार आया मन में कि बस अब थोड़ा सेवा में आगे जाया जाए, लोगों की सेवा के लिए आगे आया जाए। बस इस विचार से फिर मैं आज आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ। आपका जो संवाद एक कार्यक्रम है, जो हमारे पीछे बैनर जो लगा हुआ है, संवाद अशोक जी के साथ, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और आप अपनी बातों को या विचारों को इस संवाद केंद्र, संवाद जो कार्यक्रम है उसे जो है जनता के सामने कैसे रख रहे हैं? देखो, संवाद जो है ना, हमारे जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, बस हमें थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है। संवाद मेरे हिसाब से ईश्वर के दिया हुआ हम लोगों को एक सबसे बड़ा वरदान है। आप देखिए, जब आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है और पहली बार जो अपने मुख से वो अपने किसी भी रिश्तेदार को, मम्मी को, पापा से जब अपनी तोतली आवाज़ में जब कुछ ना कुछ पुकारता है, तो जो आनंद की अनुभूति उस समय आपको होती है, वो आपके अलावा उस अनुभूति को कोई बता नहीं सकता। तो संवाद जो है एक कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसको, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति नानंगमता विधानसभा में जनप्रतिनिधि बनना चाहता है तो उसको जनता से संवाद करना पड़ेगा। संवाद का मतलब ये नहीं है कि आप मंच पे आए, खड़े हुए और आपने कुछ बोला और जनता सुन के चली गई। संवाद में होता है कि जनता आपसे सवाल पूछेगी और आप जनता के जवाब देंगे। आप भी जनता से सवाल पूछेंगे, क्योंकि जनता भी जवाबदेह है और नेता भी जवाबदेह है। तो संवाद का जो कार्यक्रम करने का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को राजनीतिक विषयों के बारे में बताना, सामाजिक विषयों के बारे में बताना और उनसे एक सार्थक संवाद करना।
अशोक जी, मुझे ये बताइए, आपका लंबा अनुभव जो है एक तरह से सरकारी सेवा में रहा है। राजनीति चूँकि एक सामाजिक विषय है और एक तरह से वो एक दायरा ही अलग हुआ। आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे कि राजनीति में जब आप आएंगे वो कैसे टैकल कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव जो है सरकारी सेवा में रहा है। तो देखो, राजनीति को हम कई बार हम ये समझते हैं कि ये कोई अछूत चीज़ है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि अरे राजनीति तो एक गंदी चीज़ है, राजनीति में किसी को नहीं जाना चाहिए, या जो आदमी राजनीति में चला जाता है तो वो भ्रष्ट हो जाता है, या राजनीति में जाता है तो वो लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर पाता है, इससे अच्छा तो सामाजिक काम किया जाए। तो जो राजनीति है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हर परिवार में ये बिल्कुल परिवार से शुरू होती है। आप देखेंगे कि अगर किसी परिवार में 2 भाई हैं, आपस में वहाँ पे भी किसी न किसी विषय को लेकर छोटी मोटी राजनीति होती है। घर में 5 लोगों का परिवार है, वहाँ भी कुछ ना कुछ राजनीतिक बात होती है। तो जो राजनीति है ना, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे आध्यात्म हमारे जीवन का हिस्सा है, सामाजिक जितने भी जो विषय हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा है, उसी तरह से राजनीति भी हमारे जीवन का हिस्सा है। और चाहे अनचाहे आप राजनीति से दूर नहीं हो सकते। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, आप वोट करते हैं, और वोट करने के बाद आप देखते हैं कि अरे जो मैंने प्रतिनिधि चुना था वो तो हिसाब का निकला नहीं। फिर आपकी जो समस्याएं होती हैं वो जस की तस पड़ी हुई हैं। तो इसी वजह से ये समस्या दोबारा समाज में ना आए, उसके लिए हमने जनता से पहले से ही संवाद करना शुरू किया है, ताकि जनता इस चीज़ को समझ ले कि मुझे किस व्यक्ति के साथ जुड़ना है और किस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना है। अच्छी बात है, आप जैसे पढ़े लिखे युवा जो हैं खासकर राजनीति में आ रहे हैं, जो कि एक लंबे समय से मांग भी थी, चूँकि राजनीतिक सुधार एक बड़ा विषय है। लेकिन मेरा ये सवाल रहेगा आपसे, आपको कहाँ लगा कि कहाँ कमियाँ लगी जो कि मुझे खुद उतरना पड़ेगा, तब जाकर वो हमारे समाज की या जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी आप राजनीतिक दृष्टि से उन्हें ठीक करना चाहते हो, वो आपको क्या किक कर गई, आपको ऐसी बात जो है जो आप स्वयं ही राजनीति में आ गए? देखिए, हम लोगों का एक हम सब लोग क्या है, एक आम परिवार के लोग हैं। शहरों में हम लोग काफ़ी सालों तक नौकरी करते रहे। जब कभी भी घर में आना होता था तो समाज में देखते थे, तो जब कभी भी लोगों से संवाद होता था, सामाजिक व्यक्तियों से संवाद होता था, तो हमेशा उनको बस यही होता था कि अरे तहसील में हमारे काम नहीं हो रहे हैं, थाने कचहरी में हमारी ये प्रॉब्लम है, बैंक्स में हमारी ये प्रॉब्लम है, इस डिपार्टमेंट में हमारी ये प्रॉब्लम है, उस डिपार्टमेंट में हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। फिर इस चीज़ को जीवन में मैंने खुद अनुभव किया है कि जब कभी भी हम आते थे, कोई भी हमारा इस तरह का कोई कागजी काम होता था, और हम सरकारी दफ्तरों के जब हम चक्कर लगाते हैं तो चक्कर ही लगाते रहते हैं, हमारे काम ही नहीं होते। जब इस तरह की समस्याएं आएंगी तो किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। देखो, व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति अगर उसके मन में ये निश्चय हो जाए कि मुझे व्यवस्था परिवर्तन करना है, भाई हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, आज आपको ये प्रतिनिधि मिले हैं, कल आपको कोई दूसरे प्रतिनिधि मिलेंगे, परसों को और मिलेगा। लेकिन अगर समस्या की जस की तस हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, और उस सिस्टम को सुधारने के लिए अच्छे लोगों को आना ही पड़ेगा, समाज को आना पड़ेगा, और समाज के साथ साथ समाज के अच्छे व्यक्तियों को आगे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है, आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि जिस तरह से लोग ये कहते हैं कि आप जो है संघ से आपका जो है नाता जो है करीबी से रहा है, आप बनवासी कल्याण आश्रम से संबंधित रहे हैं, तो एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं उनके मन में ये सवाल है कि वो भाई अशोक जी जो है एक पार्टी हमारी विपरीत विचारधारा के हैं, इसलिए वो सामंजस्य नहीं कर पाएंगे। उस पर आप क्या कहेंगे?
देखो, लोगों का, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं संघ का कार्यकर्ता रहा। आप कल्पना कीजिए, हमारे देश में कोई भी सरकारी सेवाओं में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, क्या वो संघ का कार्यकर्ता हो सकता है? क्या संघ के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है? क्या? हाँ, ये जरूर है कि जब 2014 में हमारे यहाँ पे ये मीरा बारा राणा में जब महाराणा प्रताप के स्टैचू का निर्माण हुआ था, जिसमें पूरे जनजाति समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो जो कुछ भी सहयोग बनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से हमसे मांगा गया था, हमने वो सहयोग किया था। क्योंकि हमारा मानना है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और अगर महाराणा प्रताप जी के विषय में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ धरोहर बनाई जा रही है जिसको पीढ़ियां याद रखेंगी, तो ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना, एक संघ का कार्यकर्ता नहीं बन जाता कोई व्यक्ति। मेरे जैसे कितने ही सरकारी सेवाओं में रहने वाले लोगों ने वहाँ पे चंदा दिया, और वहाँ पे महाराणा प्रताप का जो स्टैचू का निर्माण हुआ था उसमें सहयोग किया था। अब लोग ये कहें कि अशोक राणा जी तो संघ के व्यक्ति थे, या फलाना थे, या वो थे, तो ये लोगों की गलत फहमी है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर भी करना चाहता हूँ कि अशोक राणा जी का इस तरह से संघ से ना इस तरह का कोई नाता रहा था। संघ का आपको कार्यकर्ता होने के लिए आपको उनकी शाखाओं में जाना पड़ेगा, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेना पड़ेगा, तो वो हमारा कभी नहीं रहा। मैंने कभी भी संघ की किसी भी शाखा को कभी भी ज्वाइन नहीं किया। ये ज़रूर है कि हो सकता है कि हमारे कुछ विरोधी हैं, इस चीज़ को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह की बात कर रहे होंगे, लेकिन आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अशोक जी, एक बात और सामने आती है और उस पर भी आपका क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कि भाई एक तरह से जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी में जो एक आप हैं दावेदार, एक और भी हैं जैसे गोपाल राणा जी भी हैं, पूर्व विधायक जो हैं, और पवन जी भी हैं, और उसके अलावा अनीश जी भी हैं। तो क्या मतलब आपकी इन सभी से बात हुई है इस बारे में, चर्चा, आम सहमति बने आपके नाम को लेकर या किसी और के नाम को लेकर, कोई ऐसा संवाद हुआ है आप सभी लोगों के बीच, ऐसा कुछ? देखो, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में ही जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग नानकमता विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उसमें हमारे सबसे सीनियर श्रीमान पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा जी हैं, और हमारे छोटे भाई अनीश राणा जी हैं, एक और छोटे भाई हमारे पवन राणा जी हैं, और चौथा मैं हूँ। तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई मुझे नानकमता विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना ये है कि सभी लोग, हम लोग प्रयास करते हैं, और जो किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, ये हमेशा से ही एक पार्टी की एक नीतिगत प्रक्रिया है, जिसमें ये हाईकमान में तय किया जाता है कि कौन नानकमता का, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि होगा या किसको टिकट मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से इस चीज़ को, आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ ईमानदारी से, कि जो कोई भी कांग्रेस पार्टी से हमारा प्रत्याशी होगा, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे सीनियर गोपाल सिंह राणा जी हों, अनीश राणा जी हों, या हमारे पवन राणा जी हों, जिस किसी को भी टिकट मिलेगा, हम सब लोग उसको मिलकर चुनाव लड़वाएंगे और कांग्रेस को हम लोग यहाँ पे विजयी बनाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। और इस विषय पर और मैं क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल। और एक और सवाल मेरा ये है, अगर आप जैसे मान के चलिए, अगर आप भावी विधायक बन जाते हैं नानकमता से, आप कौन कौन से मुद्दों को जो है अपनी विकास के एजेंडे में लेने वाले हैं, और आपका दृष्टिकोण भी क्या रहेगा, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो स्पष्ट उनके दिमाग में क्लियर हो कि हमारा नेता जो है, जिनसे हम चुनने वाले हैं, वो किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहता है, अगर वो हमारा जनप्रतिनिधि बनता है तो। देखो, इस चीज़ को मैं आपको एक बहुत आध्यात्मिक ढंग से थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखो, जीवन जो है ना, बड़ा ही सतत प्रक्रिया है। ये लगातार बदलता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है, ये किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। अब आप देखिए, जैसे भी आप किसी भी चाय की दुकान पे बैठें, ग्रामीण क्षेत्र की चाय की दुकान में बैठिए, तो आप क्या पाते हो? आप पाएंगे कि हमारा जो यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, वो वहाँ पे खाली बैठा हुआ है,
उसका कारण उसकी गलती नहीं है, उसका कारण है कि उसका दिन भर का कैलेंडर फुल ही नहीं है। अगर मेरे यूथ को सुबह से लेकर शाम तक उसकी दिनचर्या पूरी फिक्स है कि सुबह उसको उठना है, ब्रेकफास्ट करके उसको किसी काम में जाना है, किसी रोज़गार में जाना है, चाहे वो रोज़गार कृषि हो, उसका अपना व्यवसाय हो, सरकारी नौकरी हो, शाम को घर आके माँ बाप के साथ उसको भोजन करना है और उसके बाद अपना एक घर में जो भी विचार होता है उस विचार के बाद बस आपका रात्रि आराम करे। तो दिन भर जब उसका ये कैलेंडर फुल होगा, जब उसका पूरा टाइम टेबल फिक्स होगा, तो फिर हमको यूथ सड़कों पे कहाँ दिखाई देगा? क्या आप कल्पना करते हो कि हमें यूथ सड़कों पे दिखाई देगा? तो सबसे बड़ी समस्या है यूथ के रोजगार की। अब ये देखिए कि हमारा जो नानकमता क्षेत्र है, यहाँ पे यूथ्स के लिए जो व्यवस्थाएं हैं मौजूदा समय में, वो आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि जो व्यवस्थाएं अभी तक हैं या बनाई गई हैं, वो इतनी बड़ी जनसंख्या में 1,17,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं हमारी विधानसभा में, ठीक है, और यूथ जवानों का देश है हमारा। तो उस हिसाब से ही हमारा जो नानकमता विधानसभा है वो यूथ से भरी हुई है, ठीक है। अब उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके पास एजुकेशन के लिए कोई ऐसे सिस्टम नहीं है, उनके पास कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं। उन्होंने क्या कहा था कि कॉलेजेस से निकलने वाले बच्चे, उनमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए उनको और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि 90 बच्चे तो वो समझते हैं कि वो एम्प्लॉयबल है ही नहीं, तो उनको हम कैसे करेंगे? तो मेरा तो सीधा टारगेट है कि जो नारायण मूर्ति जी ने जो बात कही है कि मैं उस 90 को 80%, 90 को 80% बोल गया मैं, 90 को 100% जो है 100% लोगों को मुझे एम्प्लॉयबल बनाना है अपने एरिया के, ताकि नानकमता विधानसभा का कोई भी यूथ इस देश के किसी भी कोने पे जाए तो उससे लगना चाहिए इंटरव्यूअर को कि ये नानकमता विधानसभा से आया है। ये मेरा विजन है और इसको मैं करके ही रहूँगा। दूसरी बात है खेती। अब रोज़गार की हम बात करते हैं तो रोज़गार खाली हमारा सरकारी नौकरियाँ ही थोड़ा ना है। हमारे देश में सिर्फ 3 से 4% सरकारी नौकरियाँ हैं, ठीक है, और बाकी की सारी नौकरियाँ तो प्राइवेट नौकरियाँ हैं। बाकी की सारी नौकरियाँ तो हमारी प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं। तो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए बच्चों को एम्प्लॉयबल कैसे बनाना है? उसके बाद में अगर हर किसी बच्चे को कहीं जॉब नहीं मिलता है तो स्वय रोजगार के लिए उसको कैसे तैयार करना है? अब ऐसा तो नहीं है कि आपको बोला कि भाई ठीक है, ये आपका बजट है, आप जाके कहीं दुकान खोल लीजिए, लेकिन आपको तो बिजनेस आता ही नहीं है, बिजनेस आपने कभी सीखा ही नहीं। दुकान चलाने के लिए भी आपको एक बिजनेस सेंस चाहिए, किस तरह से बिजनेस किया जाता है, किस तरह से मार्केटिंग की जाती है। तो और खेती के बारे में भी आप देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप जाके ट्रैक्टर लेके चले गए खेत में, आपने ट्रैक्टर हल चलाना शुरू कर दिया और फसल उग के आपके हाथ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो हमें हर सेक्टर में यूथ को तैयार करना है कि ताकि जो भी व्यवसाय वो लोग करें वो उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। बस मेरा ये विजन है और ये मैं करके रहूँगा। अशोक जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें? बस मैं थारू समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और इस नानकमता की जो जनता है इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो थारू समाचार को इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। बस अंत में मेरा इतना ही कहना है कि बस अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।